हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में यूजीसी नेट का, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस पे मैं दो वीडियो बना चुका हूं। 2016 में जो दोनों एग्ज़ाम हुए थे यूजीसी नेट के, उनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद वाला जून का जो एग्ज़ाम था, पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें ऑप्शन से डायरेक्ट पूछे गए थे सेकेंड वाले में। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इन वीडियोस को अच्छे से देखकर एनालिसिस कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट कीजिए, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे मिल जाते हैं या ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, उन ऑप्शंस को आप अच्छे से एनालाइज कीजिए। तो आज की वीडियो में हम 2017 का जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का जनवरी में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की हमारे इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द वर्क निराज सी चौधरी। निराज सी चौधरी ने बोला है कॉल्ड द फाइनेस्ट नोवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज विच एन इंडियन थीम। सब फाइनेस्ट नोवेल लिखी गई है जिसकी थीम है इंडियन। दिस इज द नोवेल रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। किम इज द नोवेल। इन दिस नोवेल किम portrays diverse religion of India, its people and culture. This novel represents the multicolored picture of India. It focus on the life of Kim. Kim is a young boy in this novel who grows up as a native Indian. So Kim is the right answer. Next one, who is the author of the poem Defense of Lucknow, dealing with the siege of Lucknow, one of the terrible incident of an Indian mutiny. ये भी Indian theme पे based है। Defense of Lucknow, it was written by Alfred Lord Tennyson। इस को लिखा है, इस poem को Alfred Lord Tennyson ने, The Defense of Lucknow. Next is, who among the following theorists hold the metaphor and metonymy are the two fundamental structure of language? 1956 में एक ऐसे लिखा गया था, द मेटाफोरिक एंड मेटोनिमिक। इसको लिखा है रोमन जैकobson ने। इसमें ये दो स्ट्रक्चर फाउंड किए हैं, मेटाफर एंड मेटोनिमी, रोमन जैकobson ने 1956 में। इसका आंसर है रोमन जैकobson। नेक्स्ट है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु आर द डैशवुड सिस्टर इन जेन ऑस्टन सेंस एंड सेंसिबिलिटी। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये दो बहनों की स्टोरी है, डैशवुड सिस्टर। वैसे 3 बहनें हैं ये, बट यहाँ पे सेंस और सेंसिबिलिटी ये जो है रिप्रेजेंट करती है। एक सिस्टर है इसकी जो सेंस को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी सेंसिबिलिटी को। ये नॉवल 1811 में लिखी गई थी। इसमें एक एलिनोर है और दूसरी मैरियन है। एलिनोर रिप्रेजेंट सेंस एंड मैरियन रिप्रेजेंट सेंसिबिलिटी। फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर होगा। First and second is given in option second. So option second is the right answer. Next, which among the following text can be characterized as the lesbian buildings Roman? Buildings Roman के क्वेश्चन आजकल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। काफी सारे वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। इसको बोलते हैं कमिंग एज नोवेल, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक की स्टोरी को मेंशन किया जाता है। और यहाँ पूछा गया है लेस्बियन बिल्डिंग्स रोमन कौन सा है, मतलब जो होमोसेक्सुअलिटी पे बेस्ड है ये वक्त, ये है जेनेथ विंटरसन का ऑरेंज आर नॉट ओनली द फ्रूट। जेनेथ विंटरसन ने इसको 1985 में लिखा है। होमोसेक्सुअलिटी पे ये बेस्ड है ये वक्त, ऑरेंज आर नॉट ओनली द फ्रूट्स, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में हमने सेट करना है। पैराडाइज लॉस्ट कब लिखा गया था? 1667 में। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इसको लिखा था मिल्टन ने, जॉन मिल्टन। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 इसको फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इसको 1689 में जॉन लॉक ने इसको लिखा है। और इसके बाद मैक फ्लैक्नो ड्राइडन का है, इसको लिखा गया है 1678 में, और 82 तक इसको पब्लिश नहीं किया गया था। तो इसको सेट करते हैं। सबसे पहले 1605 वाला आएगा, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ये एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इसमें भी दिया गया है और इसमें भी है। देन उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट आएगा। पैराडाइज लॉस्ट दिया है थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद एन एसे कंसर्निंग मैक फ्लैक्नो, देन एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, राइट। नेक्स्ट, पोइट्स द रिवन मोर्न ऑन द डेथ ऑफ पोय। एडगर एलन पोय ने ये पोएम लिखी है, द रिवन। द रिवन इज सिंबल ऑफ ग्रीफ। It is symbol of grief. This poem is about a man who is heartbroken on the death of
हिज बिलव्ड लेनोर, लेनोर की डेथ पे वो मौन कर रहा है, तो लॉस्ट लेनोर इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु वाज अल्टीमेटली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वोम, कौन सा कैरेक्टर है मैकबेथ में जिसको अल्टीमेटली रिप किया गया था, उसको सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा किया गया था, उसकी मदर का जो स्टमक है उसको काटकर उसको बाहर निकाला गया था। तो ये कैरेक्टर है मैकडफ, जो लास्ट में इस मैकबेथ को मारता है, क्योंकि इसमें ये प्रोफेसी हुई थी कि कोई भी ऐसा इंसान मैकबेथ को नहीं मार सकता जो अपनी मदर की वोम से पैदा हुआ है, बट ये सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा हुआ था मैकडफ। मैकडफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, Alexander Pope revised the rape of the lock 3 times. In the final revision of the poem in 1717, he inserted a speech by. ये पिछले जो पेपर हुआ था 2016 का, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया है। मैंने आपको बताया था कि इसको 3 बार पब्लिश किया गया था, 1712 में 2 कैंटोज के साथ, फिर 1714 में 2 कैंटोज और इसमें ऐड किए गए, मतलब टोटल 4 कैंटोज हो गए थे। फिर 1717 में इसको फिर से 5 कैंटोज के साथ पब्लिश किया गया, और इसमें ऐड किया गया था क्लैरिसा स्पीच। क्लैरिसा स्पीच को इसमें ऐड किया गया और फिर इसको पब्लिश किया गया, तो इसमें क्लैरिसा दिया हुआ है ऑप्शन सेकंड में, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट 2 प्लेज रिटन बाय जॉन वेबस्टर, इसमें से कौन से 2 प्ले जॉन वेबस्टर ने लिखे हैं? ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस, इसको लिखा है जॉन हेवुड ने, जॉन हेवुड। देन रिवेंजर्स ट्रेजेडी, रिवेंजर्स ट्रेजेडी के बारे में कुछ नोटी इशू रहा है, जो आप विकिपीडिया पे चेक करेंगे तो यहाँ पे थॉमस मिडल्टन मिलेगा आपको, थॉमस मिडल्टन। बट लास्ट टाइम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिवेंजर ट्रेजेडी का ऑथर कौन है? वहां पे थॉमस मिडल्टन ऑप्शन में नहीं था, वहां पे ऑप्शन में दिया गया था सिरिल टर्नर, सिरिल टर्नर, और ये माना गया था इसका सही आंसर, सिरिल टर्नर इज द राइट आंसर इसमें। तो इसको भी किसी और ही ऑथर ने लिखा है, ये भी जॉन वेबस्टर का नहीं है, ये दोनों तो बचे हुए लास्ट में दोनों, व्हाइट डेविल और डचेस ऑफ माल्फी, ये दोनों जॉन वेबस्टर ने लिखे हैं। तो थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय डेविड मेलोफ टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रोमन पोएट ओविड ड्यूरिंग द एग्जाइल इन टॉमिस, कौन सी एक स्टोरी है डेविड मेलोफ की जो इसने रोमन पोएट पे लिखी है? तो डेविड मेलोफ की ये जो स्टोरी है एन इमेजिनरी लाइफ, इसको लिखा गया है, जिसमें डेविड मेलोफ स्टोरी बताते हैं रोमन पोएट की, ओविड की, ओविड पे बेस्ड है ये, ड्यूरिंग द एग्जाइल इन टॉमिस, राइट। नेक्स्ट वन, इन द डिफेंस ऑफ पोएसी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज सिडनी कमेंट एज एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश पोएसी, गुड एग्जांपल ऑफ इंग्लिश पोएसी, गुड एग्जांपल बताए हैं इंग्लिश पोएट्री के इन डिफेंस ऑफ पोएसी में अलेक्जेंडर पोप ने, और ये 2 एग्जांपल थे, मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट जिसको काफी सारे ऑथर्स ने मिलकर लिखा है, और सेफर्ड कैलेंडर, ये दोनों है जो गुड एग्जांपल है, ये एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड ही इसमें दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दिया गया है थर्ड ऑप्शन में। इसके बाद आगे, हु अमंग द फॉलोइंग डिसमिस्ड यूलिसिस एज ए मिसफायर, किसने यूलिसिस को डिसमिस किया है और बोला है मिसफायर? One of the most vocal critics of Ulysses was novelist Virginia Woolf. She said she thought the novel was misfire having elements of genius. इसमें elements तो है genius के, but used in wrong way. but गलत तरीके से यूज किया गया है, इसलिए वर्जीनिया वुल्फ ने यूलिसिस को मिसफायर बोला है। उसके बाद आगे है, which of the following works Daniel Defoe offered his readers as a collection of strange surprising adventures. डेनियल डिफो का कौन सा वर्क है जिसमें वो अलग अलग एडवेंचर्स पे जाता है? ये है रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो में अलग अलग जगह पे वो ट्रेवल करता है, और फिर एक आइलैंड पे वो जाके फंस जाता है, वहां पे उसको 28 ईयर्स स्पेंड करने पड़ते हैं, 28 साल तक वो उसी आइलैंड पे रहता है, एक ही जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चार्लोट ब्रोंटे जेन एयर व्हाट डज मिस्टर ब्रोकलहास्ट अक्यूज जेन ऑफ व्हेन ही विजिट लोवुड स्कूल? चार्लोट ब्रोंटे का वर्क है जेन एयर, इसमें ये मिस्टर ब्रोकलहास्ट जो है वो अक्यूज करता है जेन को कि क्या अक्यूज, उस पे क्या आरोप लगाया जाता है लोवुड स्कूल में? उस पे आरोप लगाया जाता है लाइंग का, कि वो झूठ बोल रही है। बट आई थिंक ब्रोकलहास्ट नहीं, मिस्टर रीड है, एक बार इस पे थोड़ा सा पढ़ के देखना इसको, मिस्टर रीड ने अक्यूज किया था जेन पे आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर, एक बार इसको चेक कर लेना।
कि किसने एक्यूज किया था, बट लाइंग का एक्यूज किया गया था, झूठ बोलने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम फॉकनर्स एज आई ले डाइंग contains one of the shortest chapter in literary history. Which of these sentence is the chapter in its entirety? विलियम फॉकनर का वर्क है ये। इसमें एक शॉर्टेस्ट चैप्टर है, लिटरेरी हिस्ट्री का शॉर्टेस्ट चैप्टर माना जाता है ये। इसमें एडी की डेथ हो जाती है। एडी की डेथ के बाद ये कैरेक्टर है वर्दामन, ये डिक्लेयर करता है माई मदर इज ए फिश। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है, ये इसका शॉर्टेस्ट चैप्टर है एज आई ले डाइंग का, माई मदर इज ए फिश। इसमें वर्दमन बोलता है ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिल्यूड टू मिडल मार्च, प्रिल्यूड लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, टू मिडल मार्च मेक्स ए रेफरेंस टू द पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ द रिमार्केबल वुमेन। कौन सी रिमार्केबल वुमेन का रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है इन दोनों के बीच में? ये एक स्पेनिश नन है और रिलीजियस रिफॉर्मर है, थेरेसा, सेंट थेरेसा। सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, फॉर ए ड्राउट ऑफ विंटेज that hath been cooled a long age in the deep delved earth, testing of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth. The above description is an example of, ये साइनेस्थेजिया का एग्जाम्पल है। पहले पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। साइनेस्थेजिया क्या होता है? जब एक ऑथर अपने ह्यूमन सेंस से एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पे पोइट विजुअल सेंसेशन और टेस्ट ऑफ हियरिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे वेंटेज का मतलब वाइन है। तो इस तरह के वर्ड जब प्रेजेंट किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट जब कोई वर्ड करता है दूसरे वर्ड को, तो उसको साइनेस्थेजिया बोलते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। द नेक्स्ट वन, द टर्म पोएटिक जस्टिस टू डेजिग्नेट द आइडिया दैट द गुड आर रिवार्डेड एंड द इविल पनिश्ड वाज डिवाइज्ड बाय। ये पोएटिक जस्टिस की एक टर्म कॉइन की थी थॉमस राइमर ने, जिसमें इस तरह की पोएट्री लिखी जाती है जिसमें जो इविल चीजें होती है उनको पनिश किया जाता है और जो गुड होती हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है। तो ये है थॉमस राइमर। इसका एक अच्छा एग्जांपल है पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन, पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखी है, ठीक है। ये पोएटिक जस्टिस का एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट है, डैश इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड बाइबल, इंग्लिश बाइबल। कौन ऐसा प्रोड्यूसर है जिसने फर्स्ट कंप्लीट किया प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल को? अगर सबसे पहले हम बाइबल की ट्रांसलेशन की बात करें तो सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट किया था जॉन वाइक्लिफ ने। जॉन वाइक्लिफ इज द फर्स्ट राइटर हु ट्रांसलेट बाइबल। देन उसके बाद विलियम टाइंडल ने ट्रांसलेट किया था ये, बट इसने इसको कंप्लीट नहीं किया। ये बाइबल कंप्लीट प्रिंटेड नहीं थी, तो यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट पूछा गया है। तो ये था, बाद में इसी को एडिट किया था माइल्स कॉवर्डल ने, जिसको बाद में ग्रेट बाइबल का नाम दिया गया 1539 में। तो बाइबल की ट्रांसलेशन याद रखना। नेक्स्ट वन, इन द फॉल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम कीट्स sees a ladder leading upwards and addressed by a prophet in the following words. None can usurp this height but those to whom the miseries of the world are misery and will not let them rest. Who is the prophet? जॉन कीट्स की ये पोएम है द फॉल ऑफ हाइपेरियन। इसमें पोएट को चैलेंज किया जाता है। द पोएट इज चैलेंज्ड बाय ए मिस्टीरियस फिगर मोनेटा। ये मोनेटा इसको चैलेंज करती है टू क्लिम्स अपॉन दीज स्टेयर्स, इन स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए वो उसको चैलेंज करती है। तो ये मोनेटा है वो फिगर, राइट। नेक्स्ट, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस एज ए ट्राइपार्ट स्ट्रक्चर। 3 पार्ट में है ये। These the 3 parts are named in the following except। किसको छोड़ के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सीक्वेंस में आपको याद करना है। ये देखो, द विंडो फर्स्ट पार्ट है, टाइम पासिस सेकंड पार्ट है, टू द लाइट हाउस इज द थर्ड पार्ट। तो ये इसमें नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच नॉवल बाय पैट्रिक वाइट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लुडविग लेचर्ड, द पर्शियन नेचुरलिस्ट हु एक्सप्लोर्ड ऑस्ट्रेलिया इन द मिड 1840s, in which White's fictional hero says when asked about navigation the map I will first make it। देखो 2016 का जो पेपर था, अभी जो पिछला ही पेपर हमने डिस्कस किया था, उसमें भी पैट्रिक वाइट का यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है और ये इसकी नॉवल थी वोस। ये एक पर्शियन एक्सप्लोरर पे बेस्ड है। इस पे ये नाम लुडविग लेचर्ड इस पे बेस्ड है, जो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे आके ये डिसअपियर हो जाता है। तो ये इसकी वोस दिया है ऑप्शन सेकंड में।
नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? ये 6 बॉयज की स्टोरी है। इसमें 6 लड़के हैं, राल्फ है, पीगी है, इसमें जैक है और रोजर, इनके नाम याद रखना आप। 6 लड़के हैं, रोजर, साइमन और एरिक। ये एरिक और साइमन ये ट्विंस है। ये स्टोरी है इन 6 बॉयज पे बेस्ड है जो कि, तो पीटर इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, तो ये पीटर आंसर होगा हमारा, क्योंकि नहीं पूछा गया कौन सा कैरेक्टर इसमें नहीं है, तो पीटर ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, डीजी रोसिटी फाउंडेड द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड विच इंक्लूडेड। डीजी रोसिटी ने एक ग्रुप को फाउंड किया था जिसको बोलते हैं प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। ये विक्टोरियन एज में ये एक मूवमेंट आया था, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। ये इसमें 7 मेंबर्स थे जिसको 1848 में इसको फाउंड किया गया था, और इसके अंदर 7 मेंबर कौन से थे? विलियम हॉलमैन हंट, इसमें ये दिया गया है, हॉलमैन हंट। उसके बाद जे मिलाइस, ये भी दिया गया है। डीजी रोसिटी है खुद, और विलियम रोसिटी है, जेम्स कॉलिंसन है, एफजी स्टीफन्स है, थॉमस वुलनर है। ये 7 मेंबर थे इसके। आर्थर ह्यूज क्लब इसमें नहीं है, आर्थर ह्यूज क्लब, और जीएम हॉपकिंस पे नहीं है, तो ये दोनों आएंगे इसमें। सॉरी, ये पूछा गया है कि डीजी रोसिटी ने जो फाउंड किया था प्री रैफेलाइट, उसमें कौन इंक्लूड है? तो फर्स्ट और फोर्थ आएगा इसमें। फर्स्ट और फोर्थ है ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट, द 7 deadly sins are sought to be portrayed in the Chaucer's Canterbury Tales. Which of the following sin is not covered by Chaucer? जो पार्सन की टेल है, द पार्सन टेल, उसमें उसने स्टोरी बताई है 7 डेडली सिंस के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि 7 डेडली सिन में पोर्ट्रेट जो किया गया है वो कौन सा नहीं किया गया है। तो इसमें इसका सबसे पहले मैं 7 बता देता हूं आपको कौन कौन से हैं। वो प्राइड है, प्राइड, ग्रीड, इसमें ग्रीड भी नहीं दिया गया, ग्रीड, लस्ट, लस्ट दिया गया है, ठीक है, और एनवी, एनवी भी दिया गया है। उसके बाद ग्लटनी है, ग्लटनी, देन रेथ एंड स्लॉथ। ये 7 सिन है इसमें जो डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इसमें जेलेसी नहीं है और होमिसाइड नहीं है, तो नोट पूछा गया है, तो फर्स्ट और फोर्थ इसमें आएगा। फर्स्ट और फोर्थ हमारा कौन से ऑप्शन में है? थर्ड में। फर्स्ट और फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिचर्डसन पेमेला हैड इट्स ओरिजिन इन। रिचर्डसन ने लिखा है पेमेला, 1740 में इसको लिखा गया था। इट इज एन एपिस्टलरी नॉवल। एपिस्टलरी नॉवल होता है जिसको लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसमें ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, द एलिमेंट्री लेटर राइटिंग मैनुअल। ठीक है, एपिस्टलरी नॉवल होती है जिसको लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसमें काफी सारे लेटर लिखे गए हैं। नेक्स्ट इज द मेडल, पोएम रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन 1681 इज सबटाइटल। ये एक पोएम लिखी है जॉन ड्राइडन ने, इसमें अटैक किया है इसने थॉमस सैडवेल पे। तो ये एक सेडिशन, राजद्रोह के अगेंस्ट ये एक स्टायर लिखा गया है, स्टायर अगेंस्ट सेडिशन। नेक्स्ट, फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल है? फर्स्ट वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, सिमिलर साउंड निकलती है, तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। देखो, फुल फैथम 5, ये तीनों की स्टार्टिंग में फे 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 इस तरह की साउंड्स हमें आ रही है, तो इसको एलिट्रेशन बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रोसी? ये 2 सिलेबल फुट होता है ऑफ वर्स इन विच द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द फर्स्ट सिलेबल, जिसमें फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ता है, जैसे कि LADDER, लेडर है, अभी पीछे वर्ड आया था लेडर, तो ये पहले ही इस पे सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ रहा है, बाद वाले पे नहीं, तो इसको हम ट्रोसी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, कीट्स ला बेले डेमसेंस मर्सी कंबाइंड 2 पोएटिक फॉर्म। जॉन कीट्स ने पोएम लिखी है ला बेले डेमसेंस मर्सी, जिसका मतलब है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इसमें 2 पोएटिक फॉर्म है, एक तो ये लिरिक है। लिरिक क्या होता है? लिरिक पर्सनल इमोशंस जिसमें शेयर की जाती है, फीलिंग्स को शेयर किया जाता है और फर्स्ट पर्सन के द्वारा नरेट किया जाता है, उसको हम लिरिक बोलते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, ये स्पीच की फॉर्म में होता है और वो स्पीच डिलीवर किया जाता है किसी इमेजिन पर्सन के द्वारा, इमेजिन पर्सन। और बैलेड, बैलेड इज
ए लॉन्ग पोएम अबाउट लव, लव के बारे में पोएम होती है, लॉन्ग पोएम होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। और सोनेट 14 लाइंस की एक पोएम होती है जिसको सोनेट बोलते हैं। तो ये सोनेट तो नहीं है, ये एक तो बैलेड है और लिरिक है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग भी नहीं है। तो ये लिरिक और बैलेड दोनों है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड है ऑप्शन थर्ड में, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश नरेटर हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ नैरेटिव अथॉरिटी। कौन सा नरेटर हाईलाइट करता है नैरेटिव अथॉरिटी की प्रॉब्लम? ये होता है सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस ये रिमाइंड करता है रीडर को कि वो कोई किसी फिक्शनल स्टोरी को पढ़ रहा है, ना कि रियल स्टोरी को, उसको सेल्फ कॉन्शियस बोलते हैं, जो हाईलाइट करता है प्रॉब्लम ऑफ नैरेटिव अथॉरिटी। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। 33, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न राइटर इज एसोसिएटेड विद कोट ओनली कनेक्ट, ओनली कनेक्ट एसोसिएट विद E.M. Forster, A Passage to India, E.M. Forster. Next, which of the following images does not figure in Auden's Muses de Buc's art? W.H. Auden की ये पोएम है म्यूज डे ब्यूक्स आर्ट, इसमें कौन सी इमेज को फिगर नहीं किया गया है? तो ये लाइनें हैं उसमें, ए बॉय फॉलिंग आउट ऑफ द स्काई, ये लाइन भी है इसमें। चिल्ड्रन स्केटिंग ऑन पोन्ड एट द एज ऑफ वुड, ये लाइन भी है इसमें। रेंचेस ऑफ आइसोलेशन एंड बिजी ग्रीफ, ये नहीं है इसमें। द डॉग्स गो ऑन विद देयर डॉगी लाइफ, ये भी है। तो थर्ड ऑप्शन होगा इसमें सही, जो नहीं किया गया है फिगर इस इमेज को। नेक्स्ट, फेस्ट इज ए क्लाउन इन, ये 12th नाइट में है फेस्ट, ये एक जेस्टर है। जेस्टर होते हैं जो कोर्ट या किंगडम में जिनको एंटरटेनमेंट के लिए रखा जाता है, उनको जेस्टर बोलते हैं, जिनको मनोरंजन के लिए रखा जाता है। और ये जो इलिरिया की जो लेडी थी ओलिविया, जिससे और किंग ओर्सिनो, ड्यूक ऑफ ओर्सिनो प्यार करता है, ये इसके लिए ये काम करता था, ये फेस्टे क्लोन जो है जेस्टर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट 12th नाइट वाला सही है। नेक्स्ट, विच प्ले बाय टॉम स्टफर्ड हैज द प्ले विद इन प्ले, टॉम स्टफर्ड का कौन सा वर्क है जिसके अंदर प्ले विद इन प्ले है, एक प्ले के अंदर दूसरा प्ले परफॉर्म किया गया है? ये है द रियल इंस्पेक्टर हाउंड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फ्री वर्स, फ्री वर्स के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? फ्री वर्स के अंदर इरेगुलर लाइंस होती हैं, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं होता, राइम स्कीम नहीं होती कोई भी, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉजेस लिए जाते हैं, इसको फ्री वर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट इरेगुलर लाइंस होती हैं, ठीक है, ये राइम पैटर्न नहीं, नो राइम पैटर्न, कोई राइम पैटर्न नहीं होता, ये भी सही है। राइम्बिक इन आइम्बिक पेंटामीटर, ये गलत है, जो आइम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें राइम स्कीम होती है। डिपेंडेंस ऑन द इफेक्टिव एंड मोर इंटेंस यूज ऑफ पॉजेस, इसमें पॉजेस भी है, तो थर्ड हमारा सही है, क्योंकि ये आइम्बिक पेंटामीटर, ये इसके बारे में ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, जेम्स थॉमसन लॉन्ग पोएम द सीजन रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड ऑल हिज लाइफ बिगेन इन द फर्स्ट इंस्टेंस एज ए पोएम एंटाइटल्ड, ये कहां से शुरू होती है? स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम, इसको विंटर से शुरू किया गया है, इसको आपको सीक्वेंस में याद करना है। विंटर, देन उसके बाद समर आएगा, समर, स्प्रिंग, देन ऑटम, और इसको 1728 आई थिंक यही डेट होगी इसकी फाइनल पब्लिकेशन, जब इस ऑटमन को लिखा गया था, फाइनल पब्लिकेशन चारों की यही है 1728। ये विंटर से शुरू होता है और खत्म होता है ऑटम पे जाके। ठीक है, नेक्स्ट, two cantos from the 7th book of the Fairy Queen appeared posthumously, they are known as, अलग से 7th बुक में 2 कैंटोज लिखे गए थे, इसको म्यूटेबिलिटीज कैंटोज के नाम से लिखा गया था, बुक का नाम है म्यूटेबिलिटीज कैंटोज, एडमंड स्पेंसर की। नेक्स्ट, फूको बिलीव दैट द फैक्ट ऑफ हिस्ट्री विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, फूको, मिशेल फूको मानते हैं कि जो हिस्ट्री के फैक्ट हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? वो हमें हिस्टोरिसिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। हिस्टोरिसिज्म क्या है? ये हिस्टोरिसिज्म जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है। तो ये जो फैक्ट है ये हमें बचाते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और ह्यूमन की एग्जिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे हमें ये बचाते हैं, जो हम हिस्ट्री के फैक्ट्स होते हैं, तो ये हिस्टोरिसिज्म से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ मैक्स सन लेनी इन हैरोल्ड पिंटर द होमकमिंग, बहुत ही फेमस नॉवल है ये, प्ले है ये होमकमिंग, और बहुत बार, कम से कम ज्यादा नहीं 8 से 10 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, बहुत ऑलमोस्ट हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा होमकमिंग से। हैरोल्ड पिंटर का बहुत ही फेमस प्ले है ये, इसमें मैक्स का एक बेटा है लेनी, ये एक पिंप होता है,
पिम्प का मतलब क्या है यहाँ पे? पिम्प होते हैं हु अरेंजेस फॉर सेक्सुअल पार्टनर फॉर अदर्स। एक टाइप के एजेंट हम इनको बोल सकते हैं जो अरेंज करते हैं दूसरों के लिए सेक्सुअल पार्टनर। तो पिम्प है इसमें ये लेनी। नेक्स्ट वन, which Byron poem begins in the following manner? I want a hero, an uncommon want, when every year and month sends forth a new one। जिसमें ये डॉन जुआन है, ये डॉन जुआन की स्टोरी है, इस तरह से शुरू होती है, I want a hero, an uncommon want। Next question, in the second ending of the John Fowles in the French Lieutenant's Woman, Charles Smithson lawyer finds that Sarah has been living in the house of। इसमें 3 एंडिंग है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले कि कौन सी ऐसी नॉवल है जॉन फॉवल्स की जिसमें डिफरेंट एंडिंग्स है। 3 एंडिंग है इसमें। तो ये फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन एक नॉवल है जिसमें डिफरेंट एंडिंग है, और इसमें डेजी रोसिटी अपीयर होती है एज ए कैरेक्टर, डेजी रोसिटी। और ये जो सारा है, सारा माइल्स, ये डेजी रोसिटी के घर पे रह रही होती है। तो इसका सही आंसर है डेजी रोसिटी। Next, in 1692, William Congreve published Incognita, a work of action which is doubled a novel on its title page। इस पे लिखा गया टाइटल पेज पे doubled a novel। What is the subtitle? इसका सबटाइटल है Love and Duty Reconciled। Love and Duty Reconciled। Next question, in the tradition and the individual talent, T.S. Eliot uses the analogy of the catalyst to elucidate his theory of impersonal poetry। He cites the example of Lament of Platinum and in the poetic process this is equivalent to। देखो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिया था इसने। केमिकल रिएक्शन है इसमें कि प्लेटिनम के चैम्बर में एक ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है तो एक एसिड बनता है, लेकिन प्लेटिनम एज इट इज रहता है। इसी तरह से पोएट का माइंड काम करता है। तो द माइंड ऑफ द पोएट की बात कर रहा है यहाँ पे। माइंड ऑफ द पोएट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द कैरेक्टर विद द वर्क। इसमें कैरेक्टर को मैच करना है, कौन कौन सा कैरेक्टर कहां से लिया गया है। ये पिप है ग्रेट एक्सपेक्टेशन से, तो ए का आएगा इसमें सेकंड वाला, ठीक है। कॉसेबन को लिया गया है मिडिल मार्च से, यहाँ पे बी आएगा। बैकी साहब वैनिटी फेयर से है, और हेथक्लिफ जो है वो वदरिंग हाइट से है, तो हेथक्लिफ डी इसमें आएगा। ए का फर्स्ट का बी होगा, फर्स्ट का बी इज गिवन इन, 2 में दिया गया है, फर्स्ट में भी थर्ड में भी, और सेकंड का ए, सेकंड ए ये है थर्ड में। फर्स्ट ए सॉरी फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड डी एंड देन सी, ये राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमुअल जॉनसन्स लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट कंबाइंस द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें सैमुअल जॉनसन ने लाइव्स ऑफ पोएट लिखा है 1791 में, जिसमें 52 पोएट्स की बायोग्राफी, 52 पोएट्स की बायोग्राफी को लिखा है। ये एक एनालिटिकल क्रिटिसिज्म का एग्जांपल भी है, लिटरेरी हिस्ट्री का एग्जांपल भी है, पर्सनल बायोग्राफी का भी है। सोक्रेटिक डायलॉग नहीं है इसमें, डायलॉग की फॉर्म में इसको नहीं लिखा गया, तो ये इसमें एलिमिनेट होगा। राइट आंसर यही होगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच 2 वर्क्स ऑफ जेएम कोएटजी वॉन बुकर प्राइज ऑन 2 ओकेजन। कौन सी 2 बुक्स हैं जेएम कोएटजी को कि जिसको बुकर अवार्ड मिला है। तो ये लाइफ एंड टाइम ऑफ माइकल के, इसके लिए बुकर मिला है, और डिसग्रेस, इन दोनों के लिए जेएम कोएटजी को बुकर अवार्ड मिला है। तो सेकंड एंड थर्ड ये दोनों हमारे सही होंगे। सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसोफर हैज ए बेरिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ सेलिस अडोनियस। ग्रीक फिलोसोफर को बियर किया गया है शैली के अडोनियस पे, ये है प्लेटो। ये अडोनियस लिखा था 1821 में ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की डेथ पे ये लिखा गया है, और इसमें अडोनियस में पीबी शैली ने अक्यूज किया है क्वार्टरली रिव्यू को। क्वार्टरली रिव्यू के जो क्रिटिक्स थे उन्होंने जॉन कीट्स के वर्क्स को काफी क्रिटिसाइज किया है, जिसकी वजह से शैली मानते थे कि यही रिस्पॉन्सिबल है जॉन कीट्स की इमेच्योर डेथ के लिए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ऑथर विद वर्क। ऑथर दिए गए हैं, वर्क के साथ मैच करना है। जॉन लॉक, जॉन लॉक ने लिखा है इसमें से ए शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी ऑफ द प्रोफेनिटी ऑफ स्टेज, इसको लिखा है जर्मी कूलर ने, इसका सी आएगा। टू ट्रेटाइज ऑन गवर्नमेंट, इसको जॉन लॉक ने लिखा है, इसका ए शॉर्ट व्यू ऑफ ट्रेजेडी, इसको थॉमस राइमर ने लिखा है, डी। देन वॉयज
लिखा है विलियम डैम्पियर। ये विलियम डैम्पियर बहुत ही फेमस एक ट्रैवलर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के बाहर का चक्कर लगाया है। इसके बारे में आप थोड़ा सा इसकी बायोग्राफी पढ़ना एक बार। तो देखते हैं ए जो है, ए का सेकंड आएगा इसमें। देखो ए सेकंड के साथ मैच किया है हमने, बी फोर्थ के साथ किया है, तो ए सेकंड है और बी फोर्थ ये दिया है ऑप्शन थर्ड में। और उसके बाद सी जो है वो फर्स्ट के साथ मैच किया है और डी वाला थर्ड के साथ मैच किया है। तो ये इसमें राइट आंसर होगा थर्ड वाला, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन चीजों को बनाने में, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस हैं या जो भी नोटिफिकेशन है यूजीसी नेट से रिलेटेड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।